Hi everyone, welcome back. Today we are going to complete last part of poem चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसको लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने. So first I will recap last part within very short time, within 1 minute. Then I will start this part. तो अभी तक कवि चंद्रगहना से नामक स्थान से लौट रहा था. वहाँ से लौटते हुए वो गांव के खेतों के बीच होकर गुजरता है. तब वहाँ के वो अद्भुत सौंदर्य को देखकर उनसे आकर्षित होकर उन्हें निहारने लग जाता है. और वहीं खेत की एक मेड़ पर बैठकर वह अनेक प्रकार की फसलों से लहलहाते खेत देखता है, जिसमें वो चने के पौधे का वर्णन करता है, सरसों की विशेषताओं का भी वर्णन करता है, अलसी को एक नवयुवती की तरह देखता है और उसे एक जिद्दी और हठीली नवयुवती मानता है, और उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहता है कि वह लचीली है और काफ़ी नाजुक है. इस तरह से संपूर्ण प्राकृतिक दृश्य उसे किसी स्वयंवर की तरह लग रहा है, जिसमें प्रत्येक पौधा किसी मनुष्य की तरह सज धज कर खड़ा है और अपने अपने गुणों का परिचय दे रहा है. तो इसी क्रम में आगे कवि कहता है, बगुला जो कि समाज के ढोंगी और आडंबर करने वाले लोगों का प्रतीक है, वह समाधि लेकर जल में एक टांग पर खड़ा है और ऊपर एक सफ़ेद पंखों वाली काले माथे वाली चिड़िया है जो अपने शिकार को देख रही है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपने शिकार को पकड़कर वापस आकाश में उड़ जाती है. तो इस तरह से उसने व्यापारिक नगर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जहाँ नगर के लोग हमेशा धन दौलत कमाने में व्यस्त रहते हैं, उनमें प्रेम, आपसी भाईचारा, सहानुभूति जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इन सब चीज़ों की हमेशा बहुलता रहती है. ग्रामीण लोगों में प्रेम और आपसी सहयोग हमेशा बना रहता है, जिसके कारण वहाँ का वातावरण अधिक सुखद और आनंददायक हो जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस तरह से कवि इन दृश्यों को निहारते निहारते आगे बढ़ जाता है और वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां दूर दूर तक उसे ऊंची नीची भूमि दिखाई पड़ती है, और वहीं पर रेल की पटरी बिछी हुई है. ट्रेन का कोई समय नहीं है कि वह कब आएगी और कब जाएगी. कवि कहता है कि मैं भी स्वच्छंद हूँ. स्वच्छंद अर्थात आज़ाद हूँ. मुझे कहीं जाना नहीं है, इसलिए मैं बेफिक्र होकर इन दृश्यों का आनंद ले रहा हूँ, इस सौंदर्य को अनुभव कर रहा हूँ. तो वह कहता है कि रेल की पटरी बिछी है, लेकिन ट्रेन का कोई समय नहीं है कि यहाँ कब आएगी और कब जाएगी. किंतु मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है. ओके. चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं. बांझ भूमि पर इधर उधर रीवां के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं. तो कवि जो है वो देख रहा है कि ये चित्रकूट नामक स्थान है जहाँ पर अनगढ़ का मतलब है जो बनाई नहीं गई हैं, जो स्वनिर्मित हैं प्राकृतिक रूप से. तो यहाँ पर कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो दूर तक फैली हैं और जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है, जो स्वयं ही बन गई हैं प्राकृतिक रूप से, वो फैली हुई हैं. और ये जो संपूर्ण भूमि है वो कैसी है? बांझ है, अर्थात बंजर भूमि है जहाँ कोई हरियाली नहीं है. हाँ, कहीं कहीं इधर उधर ऐसे कुरूप पेड़ जरूर खड़े हुए हैं जो कांटेदार हैं. रीवा एक जिला है मध्य प्रदेश का जहाँ पर पठारी भाग है. तो कवि जिस क्षेत्र में घूम रहा है वो भी एक पठारी इलाका है और यहाँ पर वर्षा कम होती है, और जिसके कारण यहाँ पर बंजर भूमि है और दूर दूर तक वन ही वन दिखाई देते हैं. किंतु उन वनों के पेड़ कैसे हैं? काफ़ी कुरूप हैं, क्योंकि उनमें पत्तियाँ नहीं हैं, सिर्फ कांटे हैं. तो इस तरह से कवि को वह भूमि भी सुंदर दिखाई पड़ती है और कवि इन सारे प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता हुआ आगे बढ़ जाता है. आगे वह कहता है, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टें टें टें. सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उड़ता गिरता सारस का स्वर टिरंटो टिरंटो. मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग. जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में
सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि ये जो सुनसान वातावरण है, जहाँ शांति है, सन्नाटा फैला हुआ है और केवल दूर दूर तक पठारी भाग और वन ही दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही इन वनों के अंदर से तोते का स्वर चीरता हुआ सुनाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि तोते और सारस का स्वर उस सन्नाटे को चीर रहा है और उस शांत वातावरण में उनका स्वर कानों में रस घोल रहा है। कवि को वो रस, वो ध्वनि अत्यधिक प्रिय लगती है, बहुत ही आनंद प्रदान करती है। और इसी वातावरण में वह एक खेत में सारस का एक प्रेमी जोड़ा भी देखता है। जुगल का मतलब है प्रेमी जोड़ा, तो यहाँ पर उसे एक सारस का प्रेमी जोड़ा दिखाई पड़ता है और कवि की इच्छा है कि वह इन सारस पक्षियों के साथ उड़ जाए और जहाँ वो हरे खेत में रहते हैं चुपके से इनकी प्रेम कहानी को सुन ले। तो इस तरह से संपूर्ण वातावरण कवि को बहुत ही अधिक आनंद प्रदान करता है। कवि उन्हें देखते हुए इतना आकर्षित होता है कि वह वहीं रुक जाता है, वहाँ से वापस आने का उसका मन नहीं करता है। तो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दीज लाइन्स। नाउ लुक एट द स्लाइड, देयर आर सम वर्ड मीनिंग्स, important facts and question answers for the practice. Now be happy, be healthy. Thank you. Have a good day.